हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था दी हाउस मेड सीक्रेट, जो कि लिखा फरीदा मैकफेडन ने। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका चैप्टर 34। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मिली। लिफ्ट के गियर्स आमतौर पर जितने आवाज़ करते हैं, आज कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। मुझे सोचना पड़ता है कि ये लिफ्ट कितनी पुरानी होगी। कहीं पढ़ा था कि लिफ्ट पहली दफ़ा 1920s के आखिर में घरों में इस्तेमाल होने लगी थी। तो अगर ये लिफ्ट दुनिया की पहली लिफ्ट में से भी है, तो भी ये अभी तक 100 साल पुरानी नहीं हुई। ये बात कुछ हद तक तसल्ली दे रही है, शायद। लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि किसी न किसी दिन ये पुराने गियर्स बीच रास्ते में रस्ट होकर रुक जाएंगे और मैं हमेशा के लिए इस लिफ्ट में फंस जाऊंगी। मैं अपनी घड़ी की तरफ देखती हूँ। वेंडी के कॉल किए हुए अभी तक तकरीबन 20 मिनट ही हुए हैं। मैंने दोबारा कॉल करने की कोशिश की थी बताने के लिए कि मैं आ रही हूँ, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। मुझे डर लग रहा है कि जब मैं 20वीं मंजिल तक पहुंचूंगी तो मुझे वहां क्या नजर आएगा। या खुदा, क्या ये लिफ्ट और धीरे चल सकती है? आखिरकार लिफ्ट रुक जाती है और दरवाजे खुल जाते हैं। सूरज आसमान में नीचे को आ चुका है और पेंट हाउस अंधेरे में डूबा हुआ है। कोई लाइट्स क्यों नहीं जला रहा? यहाँ हो क्या रहा है? हेलो। मैं आवाज लगाती हूँ। फिर एक खौफनाक ख्याल मेरे जहन में आता है। क्या पता डॉगलास यहाँ हो। क्या पता उसने वेंडी को मजबूर किया हो कि वो मुझे कॉल करे और मुझे यहाँ बुलाए, ताकि वो मुझे सजा दे सके कि मैंने उसकी मदद की। ये कुछ ऐसे ही है जो वो कर सकता है। मैं अपने पर्स में हाथ डालती हूँ मेज ढूंढने के लिए। वो मुझे अपने कॉम्पैक्ट के पास मिल जाता है और मैं उसे निकालकर अपने दाएं हाथ में मजबूती से पकड़ लेती हूँ। वेंडी, मैं हल्की सी आवाज में कहती हूँ। अपने बाएं हाथ से मैं अपनी जीन्स की पॉकेट में हाथ डालती हूँ, जहाँ मैंने अपना फोन रखा था। मैं पुलिस को कॉल नहीं करना चाहती, लेकिन साथ ही साथ मेरे दिल में एक बहुत बड़ा एहसास हो रहा है कि इस पेंट हाउस में मुझे क्या मिलने वाला है। मैं लिविंग रूम में कदम रखती हूँ। मेरी कदम की आवाज इस खामोश खाली अपार्टमेंट में बिल्कुल गोली की तरह गूंजती है। मेरा दिल रुक जाता है जब मैं कारपेट पर लाल दाग देखती हूँ और फिर वो जिस्म जो सेक्शनल सोफे पर पड़ा हुआ है। वेंडी, मैं चीखती हूँ। ये सब कुछ मेरी सोच से बहुत ज्यादा बुरा है। डॉगलास ना तो अपनी बीवी को ढूंढ रहा है, ना बदला लेना चाहता है। उसने उसे ढूंढ लिया है और अब वो सोफे पर मुर्दा पड़ी है। मैं उसकी तरफ भागती हूँ, इमेजिन करते हुए कि उसके सीने में कोई गहरा चाकू का जख्म होगा और उसके डार्क ब्लू ड्रेस के सामने का हिस्सा खून से भरा होगा। मगर मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता। और फिर वो अपनी आंखें खोलती है। वैंडी। मेरा दिल ऐसे धड़कता है जैसे अभी रुक जाएगा। मुझे लगता है मैं गिर जाऊंगी हार्ट अटैक की वजह से। काश मेरे पास ब्रॉक की दवा होती, क्योंकि मेरा दिल तो किसी अजीब रिदम में चलने लगा है। ओह माय गॉड, मुझे लगा तुम मर चुकी हो। वो सोफे पर बैठ जाती है और उसी वक्त समझ आता है कि जमीन पर गिरा हुआ लाल दाग खून नहीं, बल्कि रेड वाइन है, जो कॉफी टेबल पर गिरे हुए ग्लास से बह गया है। डॉगलास पागल हो जाएगा अगर मैंने ये साफ नहीं किया। वेंडी तल्खी से हंसी। काश मैं मर चुकी होती। मैं इतनी फोकस्ड थी उसके जिस्म पर जख्म और खून ढूंढने में कि मुझे ध्यान ही नहीं गया कि उसके बाएं गाल पर नया निशान बन गया है, वहां जहां पहले निशान अभी अभी गायब हो रहा था। मैं उसे देखकर छिड़ जाती हूँ। सिर्फ अंदाजे ही लगा सकती हूँ कि ऐसा किसने किया होगा। ये तुम्हारा चेहरा, मैं हल्की सी आवाज में कहती हूँ। ये सब बुरा नहीं है। वेंटी सोफे पर सीधी बैठी है, लेकिन फिर अचानक से चीखती है और अपने रिब्स को पकड़ लेती है। उसने मेरी रिब्स तोड़ दी हैं। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं। वो मुझे घूरती है। लेकिन एक आइस पैक काम आ सकता है। मैं फौरन किचन में भागती हूँ और फ्रीजर में से एक आइस पैक निकालती हूँ। उसे एक डिश टॉवल में लपेटकर उसके पास लाती हूँ। वो शुक्रगुजारी के साथ उसे लेती है। कुछ देर सोचती है कि कहाँ रखना है, फिर आखिरकार उसे अपने सीने पर रख देती है। वो मेरा इंतजार कर रहा था। उसकी आवाज मुसलसल हल्की होती जा रही है। जब हम फियोना के फार्म पर पोट्सडैम पहुंचे, वो पहले से वहां था। उसे सब पता था। मैं सर हिलाती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे हुआ। मुझे अंदाजा था कि उसे किसी दिन ढूंढ ही लेगा, लेकिन इतनी जल्दी। मुझे समझ नहीं आया कि उसने मुझे इतनी जल्दी कैसे ढूंढ लिया। वेंडी आंखें बंद कर लेती है, जैसे सर दर्द से बचने की कोशिश कर रही हो। मुझे अंदाजा था कि हो सकता है वो मुझे ढूंढ ले, लेकिन इतनी जल्दी। मुझे लगा था मेरे पास थोड़ा और वक्त होगा। मुझे पता है, मिली। वो हल्का सा हिलती है और आइस पैक थोड़ी देर के लिए सिरक जाता है। क्या तुमने किसी को बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं।
لیکن یہ بات پوری طرح سے سچ نہیں ہے۔ میں نے ایک شخص کو بتایا تھا، اینزو کو، لیکن اینزو کو بتانا ایسے ہی ہے جیسے کسی کو بھی نہ بتانا۔ اینزو کبھی کسی ایسی بات کا ذکر نہیں کرے گا، بلکہ اگر کچھ ہوا تو وہ وینڈی کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے سوچا کہ میں اس سے کبھی دور بھاگ سکتی ہوں۔ وہ آئس پیک کو دوبارہ ایڈجسٹ کرتی ہے۔ یہی میری زندگی ہے، آسان ہے اگر میں بس اسے قبول کر لوں۔ تمہیں اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے زور سے دباتی ہوں۔ وینڈی، میں تمہاری مدد کروں گی۔ تمہیں اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس انسان کے ساتھ گزارنا ضروری نہیں ہے۔ مجھے پتا ہے تمہارا ارادہ اچھا ہے۔ نہیں، میری تھوڑی کس جاتی ہے۔ میری بات سنو، میں تمہاری مدد کروں گی، یہ میرا وعدہ ہے۔ وینڈی کچھ نہیں کہتی، اسے اب مجھ پر بھروسہ نہیں رہا، لیکن میں یہ سب ٹھیک کروں گی، کسی بھی طرح۔ میں ڈاگلاس گیرک کو اس طرح وینڈی کو چوٹ پہنچا کر نکلنے نہیں دوں گی۔